एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है क्वेश्चंस वो जनरल केमिस्ट्री पे बेस्ड है और ये आप लोगों के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, केजीएमयू, एबीवीएमयू हो या अदर स्टेट के नर्सिंग एग्ज़ाम हो, उन सब में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा है केजीएमयू का और उसमें भी बेसिक क्वेश्चंस ही आए थे। तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस दिए हैं, ए दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बी दिया है फायर इन कोल माइन, सी दिया है ड्राई फार्मिंग, डी है मानसून और ई है ट्रेड विंड। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, या इन सभी में से ऑल ऑफ अबव सब होते हैं। ठीक है, तो एटम के न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो बाहर होता है एटम में, और जो मतलब बचे क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, बोला गया द नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सॉल्वेंट में घुले हुए हैं। मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे। ए है मोलैलिटी, बी है मोलैरिटी, सी है नॉर्मेलिटी एंड डी है फॉर्मेलिटी। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट, मोलैलिटी। मोलैलिटी जो होता है वो 1 किलो सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इन सभी में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट। फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन सभी में से नहीं, बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में से कॉपर को कौन हटा सकता है, बताइए। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है मरकरी और ऑप्शन डी है आयरन। तो इन सभी में से कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को कौन हटा सकता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, वो होगा एफ ई जो होता है वो FeSO4 बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और कॉपर को साइड कर देगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस Z इज इक्वल टू 26 इज नॉट इक्वल टू डैट ऑफ। इन सभी में से ऐसा कौन सा मतलब है ऑप्शन जो कि क्या नाम है, Fe नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो Fe2 प्लस में, Fe2 प्लस के डी इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा ऐसा मतलब है इन जो इक्वल नहीं होता है। P इलेक्ट्रॉन्स इन Ni, Z इज इक्वल टू 10, S इलेक्ट्रॉन इन Mg, Z इज इक्वल टू 12, D इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, Z इज इक्वल टू 26, P इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, Z इज इक्वल टू 17। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट। जो पी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के वो इक्वल नहीं होते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स Fe के। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स के Fe के इक्वल नहीं होते हैं। So the next question is, the metallurgical process in which a metal is obtained in fused state is called। ठीक है,
ऐसा मेटलर्जिकल प्रोसेस बताइए जिसमें जो मेटल होता है वो अपने फ्यूज स्टेट से ही ऑब्टेन हो जाता है। तो ऑप्शन ए है स्मेल्टिंग, ऑप्शन बी है रोस्टिंग, ऑप्शन सी है कैल्शिनेशन, ऑप्शन डी है फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लोटेशन। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है उसमें जो मेटल ऑब्टेन होता है वो अपने फ्यूज स्टेट से ही ऑब्टेन हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, स्मेल्टिंग। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल ऑफ विच गैस हैव हाईएस्ट स्पीड। इन सभी में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि मतलब अपने हाईएस्ट स्पीड पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है H2 एट 73 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है CH4 एट 300 केल्विन सॉरी, ऑप्शन सी है N2 एट 1027 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है O2 एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट, H2 एट 73 डिग्री सेल्सियस। जो H2 मॉलिक्यूल होता है वो अपने हाईएस्ट स्पीड पे होता है। ठीक है, इन सभी में से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the oldest rock in the earth crust were once molten and came from deep inside the earth. The molten rock called magma spit out volcanic eruption during earth and early and solidified into hard rock called। ठीक है, मतलब ऐसा ओल्डेस्ट रॉक बताओ जो कि अपने मॉल्टन स्टेट से आपके सॉलिड फॉर्म में आ गया था कुछ वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी इग्नियस रॉक और ऑप्शन डी है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट। इग्नियस रॉक जो होते हैं, तो आपके जो इग्नियस रॉक होते हैं वो आपके मॉल्टन स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ गए थे। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस के द्वारा, और ये ओल्डेस्ट रॉक्स भी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ which state that amount of a gas dissolved in a liquid and proportional to its partial pressure। ठीक है, ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें बताया गया है जो अमाउंट ऑफ गैस है वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है और प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉल्टन लॉ, ऑप्शन बी है गेल-लुसेक लॉ, ऑप्शन सी है हेनरीज लॉ और ऑप्शन डी है राउल्स लॉ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो होता है वो आपका होता है अमाउंट ऑफ गैस पर जो लिक्विड में डिजॉल्व होता है और वो प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल प्रेशर पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है द मेन बफर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड का मेन बफर सिस्टम क्या होता है। ऑप्शन ए है H2CO3 डैश HCO3, ऑप्शन बी है H2CO3 डैश CO3 2-, ऑप्शन सी है CH3 COOH CH3 COO-, ऑप्शन डी NH2CONH2 डैश NH2CONH+। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट, बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। एंड ये जो होता है ये ब्लड प्लाज्मा में मेन बफर सिस्टम का काम करता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 द गैस प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच फिल्टर्स आउट सम ऑफ द sun's ultraviolet light and provide an effective shield against radiation damage to living thing। तो एक ऐसा गैस होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है और वो यूवी लाइट को मतलब फिल्टर करता है और एक इफेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करता है हमें, ताकि लिविंग बीइंग को कोई डैमेज ना हो। ठीक है, लिविंग थिंग्स को डैमेज ना हो। तो वो आपको गैस बताना है। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है मीथेन। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ओजोन। ओजोन जो होता है, ओजोन गैस जो होता है वो एक ऐसा गैस होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट को फिल्टर करता है, इफेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करता है रेडिएशन के अगेंस्ट, ताकि लिविंग थिंग्स का डैमेज ना हो। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। ठीक है, सबसे कॉमन ब्लीचिंग एजेंट बताओ। तो ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरीन एंड ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइन। ये सोडियम क्लोराइड होगा। तो आपको क्या बताना है, तो बताना है मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, क्लोरीन जो होता है वो मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट होता है।
तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 प्रोटॉन ओनली, ऑप्शन बी है 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है 1 न्यूट्रॉन ओनली एंड ऑप्शन डी है 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो जैसे कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, वही बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, तो वो क्या नाम है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही होंगे। तो हाइड्रोजन एटम में खाली एक प्रोटॉन होता है, तो ऑप्शन इज करेक्ट, 1 प्रोटॉन ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि मतलब ऐसा मतलब बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज करने के लिए हीट जितना रिक्वायर्ड होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इज स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी इज थर्मल कैपेसिटी, ऑप्शन डी इज वाटर इक्विवेलेंट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी जो होता है वो होता है तो उसको बोला जाता है कि वन बॉडी मतलब बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको थर्मल कैपेसिटी बोला जाता है। बाय द वे आपको बता दूं, थर्मल जो होता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। थर्मोमीटर आपने सुना होगा, तो थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, टेम्परेचर नापने के लिए होता है। तो अगर आप लोग को अगर कहीं भी टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो उसमें थर्मल वर्ड अगर ऑप्शन में है तो आप उसी ऑप्शन को करेक्ट माने। ठीक है, ये आपको मैंने ट्रिक बताया है, तो थर्मल कैपेसिटी इज़ द करेक्ट, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियर पार्टिकल विच आर एज्यूम्ड टू होल्ड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर आर। ठीक है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स बताओ ऐसे जो कि न्यूक्लियॉन्स को मतलब साथ में रखते हो। ठीक है, एज्यूम टू होल्ड, ठीक है, एज्यूम कर लो कि उन्होंने रखा है। तो देखो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियॉन्स वो ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा न्यूक्लियर पार्टिकल है जो कि इन दोनों को साथ में रखता है? ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी इज न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इज मीजॉन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीजॉन। मीजॉन जो होता है वो ऐसा न्यूक्लियर पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियॉन्स को साथ में रखता है। The next question is the mass of the P4O10 that will be obtained from a reaction of 1.33 gram P4 and 5.07 of oxygen is। मतलब मास जो आपको बताया गया है कि P4O10 का जो मास है वो कितना है, आपका वो 1.33 ग्राम है P4। ठीक है, मतलब P4 जो है जो आपका फॉस्फोरस है उसका मास दिया गया है 1.33 ग्राम। तो आपको बोला गया है उस रिएक्शन में जो है वो जो नंबर ऑफ मोल्स क्या दिए गए हैं, 5.07 दिए गए हैं मोल्स ऑक्सीजन के। तो इससे इसका मास पता लगाओ। तो ये तो वैसे न्यूमेरिकल है तो आपको न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं, बट हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3.5 ग्राम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इतना दिया है, ऑप्शन बी तो आपको ये निकालने पे ही पता चलेगा, बट मैं आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ। तो 3.05 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्टेन नंबर ऑफ जीरो इज असाइन टू। ऑक्टेन नंबर मतलब जीरो जो होता है वो किसका ऑक्टेन नंबर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2 मेथिल ऑक्टेन, ऑप्शन बी है एन हेप्टेन, ऑप्शन सी है आइसो ऑक्टेन, ऑप्शन डी 3 मेथिल ऑक्टेन। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट, एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो होता है 0। ठीक है, the next question is the metal that is used as the catalyst in the hydrogenation of oil। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है? ठीक है, तो कौन सा है? तो ए बोला गया है, ऑप्शन ए बोला गया निकेल, ऑप्शन बी इज़ लेड, ऑप्शन बी सी इज़ कॉपर एंड ऑप्शन डी इज़ प्लेटिनम। तो कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा निकेल इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निकेल जो होता है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द मोस्ट अबेंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। मतलब
रेयरली जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होता है, बट रेयर होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होता है उस गैस, वो गैस कौन सा है? ऑप्शन इज हीलियम, ऑप्शन बी इज नियॉन, ऑप्शन सी इज ऑर्गन एंड ऑप्शन डी इज जेनॉन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन जो होता है वो मोस्ट रेयरली गैस होता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। बाकी आपको बता दूँ ये सभी के सभी ये क्या है? इनर्ट गैसेस है सभी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, सारे क्या है? इनर्ट गैसेस हैं। तो इसमें जो सबसे रेयर प्रेजेंट होता है वो होता है आर्गन। वो क्या होता है? वो मोस्ट अबेंडेंट भी होता है और वो बहुत रेयर गैस होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ओके, so the next question is question number 21. The Latin word formica means ant. The name of formic acid is derived from the Latin word because. बोला गया है जो लेटिन वर्ड फॉर्मिका है उसका मतलब आंट होता है, मतलब चींटी होता है। तो जो फॉर्मिक एसिड का नेम है वो उसके लैटिन वर्ड से ही आया है। कैसे, मतलब क्यों आया है, ठीक है, उसके लैटिन वर्ड से, मतलब फॉर्मिका से ही फॉर्मिक एसिड क्यों बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है दिस एसिड इज एंशियंट टाइम was used to eliminate anthill. B है this corrosive acid is secreted by ant to drive away their enemies. Option C है this acid was obtained by distillation of ants. Option D है ants are attracted by odor of this acid, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दिस एसिड वॉज फर्स्ट ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ आंट, ठीक है। आंट्स के डिस्टिलेशन की वजह से ये एसिड जो था वो ऑब्टेन हो गया था, इसीलिए इसका जो मतलब नाम रखा गया वो आंट्स के बेसिस पे ही रखा गया। फॉर्मिका मीन्स फॉर्मिका मीन्स आंट, तो आंट के बेसिस पे रखा गया क्योंकि डिस्टिलेशन, आंट्स के डिस्टिलेशन की वजह से ही ये एसिड हमें मिला था, तो इसलिए इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ओके, the next question is the question number 22. The ore of which is found in abundance in India, ठीक है। इंडिया में मतलब सबसे ज़्यादा द क्या है, कौन सा और पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मोनाजाइट, ऑप्शन बी है फ्लोरोस्पार एंड ऑप्शन सी है बॉक्साइट एंड ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मोनाजाइट। मोनाजाइट जो होता है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ओर्स में। क्वेश्चन नंबर 23 है द इनहेरिटेड ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड बाय। इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो किससे कंट्रोल होता है? ऑप्शन ए है आरएनए मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी है डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड ऑप्शन डी है एंजाइम्स। तो क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स की वजह से ही इनहेरिटेड ट्रेट का ऑर्गेनिज्म कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 है द एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन द ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलाइजेज 1 ग्राम ऑफ फैट इज, ठीक है। क्या बोला गया है कि ऐसा हीट एनर्जी, मतलब ठीक है, कितना हीट एनर्जी होता है जब हम लोग 1 ग्राम फैट को मेटाबॉलाइज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग 1 ग्राम ऑफ फैट को मेटाबॉलाइज करते हैं तो उस मतलब उसमें कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है 30 kg, मतलब 30 किलो जूल, ऑप्शन बी है 1 kg, ऑप्शन सी है 39 kg एंड ऑप्शन डी है 29 kg। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 39 kg। 39 kg जो होता है उसमें जो होता है वो 1 ग्राम ऑफ फैट को मेटाबॉलाइज कर देता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट आर द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, ठीक है। मतलब CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, CO2 आपको बोला गया CO2 है और CO2 में जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें ऑक्सीजन का जो ग्राम है, ऑक्सीजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? 16 ग्राम में प्रेजेंट है। तो बताओ, तो बोला गया 0.5 मोल, मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे CO2 में? ऑप्शन ए 0.5 मोल, ऑप्शन बी 0.2 मोल, ऑप्शन सी 0.4 मोल एंड ऑप्शन डी इज 0.25 मोल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.5 मोल। 0.5 मोल होते हैं अगर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है CO2 में तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 0.5 मोल।
आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज इसमें सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने 25 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। आगे का जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 में होगा, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, वो भी मैं अपलोड करूँगी। तो बाकी आप लोग तब तक इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अपना खुद से सेल्फ स्टडी करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।